क्लियोपेट्रा पिछले अध्याय में वर्णित एंटनी के साथ विदाई में उसे खो दिया। 2 या 3 साल। इस दौरान एंटनी खुद एक महादल में शामिल थे। तरह तरह की मुश्किलें और खतरे और कई घटनापूर्ण दृश्यों से गुजरे, जिनका यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अवधि के दौरान उनका जीवन उलटफेर और उत्साह से भरा था और शायद के विकल्प में खर्च किया गया था। अतीत के लिए पश्चाताप और भविष्य के लिए चिंता। सोर पर उतरने पर वह सबसे पहले था। एशिया माइनर जाना है या रोम जाना है, इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान था। उनकी उपस्थिति थी। दोनों जगहों पर जमकर मांग की। फुल्विया ने जिस युद्ध को भड़काया था वह था आंशिक रूप से ऑक्टेवियस की प्रतिद्वंद्विता और उसके साथ उसके हितों की टक्कर के कारण हुआ। उनके पति के एंटनी उसके प्रबंधन के लिए उससे बहुत नाराज थे। मामले इस तरह से कि युद्ध हो। कुछ समय बाद एंटनी और फुल्विया मिले एथेंस में। फुल्विया उस शहर में वापस चली गई थी और वहां बहुत गंभीर रूप से बीमार थी, या तो शारीरिक रोग से या लंबे समय से जारी चिंता के प्रभाव से। व्याकुलता और संकट। उनकी हंगामेदार मुलाकात हुई। किसी भी पक्ष का निपटारा नहीं किया गया था। दूसरे के प्रति कोई दया करो। एंटनी ने अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से छोड़ा। उसके ऊपर निंदा करने के बाद कुछ देर बाद वह अंदर धंस गई। कब्र के लिए दुख है। फुल्विया की मौत एक ऐसी घटना थी जो एंटनी के लिए फायदेमंद साबित हुई। यह उसके और ऑक्टेवियस के बीच सुलह का रास्ता खोल दिया। फुल्विया किया गया था ऑक्टेवियस के डिजाइनों का विरोध करने और योजनाओं के आयोजन में बेहद सक्रिय। उसका विरोध करना। इसलिए उसने उसके खिलाफ एक विशेष शत्रुता महसूस की और उसके माध्यम से एंटनी के खिलाफ अब, हालांकि जब वह मर चुकी थी तो कुछ को रास्ता दिखाई दे रहा था। एक सुलह के लिए भावना खोली गई। ऑक्टेवियस की एक बहन ऑक्टेविया थी जो एक रोमन जनरल की पत्नी थी, मार्सेलस। वह एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही निपुण महिला थी और आत्मा फुल्विया से बहुत अलग है। वह कोमल, स्नेही और दयालु थी, शांति और सद्भाव के प्रेमी, और फुल्विया की तरह जोर देने के लिए और बिल्कुल भी नहीं। दबंग और हिंसक व्यवहार से दूसरों पर अपना प्रभाव बनाए रखें। इस समय ऑक्टेविया के पति की मृत्यु हो गई और आंदोलनों के दौरान और एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच बातचीत योजना एक शादी का प्रस्ताव था। एंटनी और ऑक्टेविया के बीच, जिसके बारे में सोचा गया था, पुष्टि और पुष्टि करेगा। सुलह। इस प्रस्ताव पर आखिरकार सहमति बनी। एंटनी खुश हुए। अपनी कठिनाइयों को निपटाने का इतना आसान तरीका खोजें। रोम के लोग भी और वहां के अधिकारी यह जानते हुए कि दुनिया की शांति शर्तों पर निर्भर है, जिस पर ये दोनों आदमी एक दूसरे को लेकर खड़े थे, बेहद थे। चाहते हैं कि यह व्यवस्था लागू की जाए का कानून था। राष्ट्रमंडल एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक विधवा के विवाह पर रोक लगाता है। अपने पति की मृत्यु के बाद ऑक्टेविया के मामले में वह अवधि अभी तक नहीं आई थी। खत्म हो चुका। हालांकि इच्छा इतनी प्रबल थी कि कोई बाधा न हो। इस प्रस्तावित संघ को रोकने के लिए या यहां तक कि देरी के अवसर के लिए कि कानून की अनुमति दी। इस मामले के लिए स्पष्ट रूप से बदल दिया गया था और एंटनी और ऑक्टेविया विवाहित थे। साम्राज्य को ऑक्टेवियस और एंटनी के बीच विभाजित किया गया था। ऑक्टेवियस ने प्राप्त किया
पश्चिमी भाग उसके हिस्से के रूप में, जबकि पूर्वी हिस्सा एंटनी को सौंपा गया था। यह संभव नहीं है कि एंटनी को अपनी नई पत्नी के लिए कोई बहुत गहरा लगाव महसूस हुआ हो। वह जितनी सुंदर और कोमल थी। एक आदमी वास्तव में, जिसने अपने जैसा जीवन व्यतीत किया था, इस समय तक किसी भी मजबूत और शुद्ध के लिए अक्षम हो गया होगा। अटैचमेंट। हालांकि वह अपने अधिग्रहण की नवीनता से प्रसन्न था और क्लियोपेट्रा के नुकसान को एक समय के लिए भूल गया। वह ऑक्टेविया ए के साथ रहा। वर्ष उसके बाद वह कुछ सैन्य उद्यमों पर चले गए जो उन्हें रखते थे। उससे कुछ समय वह फिर लौटा और फिर चला गया। इस पूरे समय उस पर और उसके भाई पर ऑक्टेविया का प्रभाव सबसे अधिक हितकर और था। उत्कृष्ट चरित्र। उसने उनकी शत्रुता को शांत किया, उनके संदेह को शांत किया और ईर्ष्या, और एक समय जब वे खुले युद्ध के कगार पर थे, वह सबसे साहसी और ऊर्जावान द्वारा उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित किया, और साथ ही कोमल और निश्चल प्रयास। इस खतरे के समय वह यूनान में अपने पति के साथ थी, लेकिन उसने उसे अपने पास भेजने के लिए मना लिया। रोम में भाई, यह कहते हुए कि उसे विश्वास था कि वह एक व्यवस्था कर सकती है। आने वाली कठिनाइयों का समाधान। एंटनी ने उन्हें जाने दिया। वह रोम गए और उपस्थिति में अपने भाई के साथ एक साक्षात्कार प्राप्त किया। राज्य के उनके दो प्रमुख अधिकारियों में से। यहां उसने अपने पति की पैरवी की। उसकी आंखों में आंसू, उसने अपने आचरण का बचाव किया, समझाया कि क्या खिलाफ लग रहा था। उसे और उसके भाई से विनती की कि वह ऐसा रास्ता न अपनाए जिससे उसे नीचे गिरा दिया जाए। सबसे खुश महिलाओं से लेकर सबसे दुखी होने तक इस पर विचार करें। मेरे मामले की परिस्थितियां, उसने कहा। दुनिया की निगाहें मुझ पर हैं कि दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली पुरुष, मैं एक की पत्नी और एक की बहन हूं। एक और, यदि आप बिना सोचे समझे सलाह-मशविरा करने और युद्ध करने की अनुमति देते हैं, तो मैं निराश हूं। तबाह, क्योंकि जो कोई जीता जाए, वह मेरा पति या मेरा भाई, मेरा अपना। खुशी हमेशा के लिए चली जाएगी। ऑक्टेवियस ईमानदारी से अपनी बहन से प्यार करता था, और वह अब तक उसकी अनन्य विनय से नरम पड़ गया था। यह देखने के लिए कि क्या उनका कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। इसी के तहत यह साक्षात्कार हुआ। 2 सेनापति एक नदी पर आए, जहां विपरीत किनारों पर प्रत्येक एक नाव में सवार हुआ, और वे एक दूसरे की ओर पांति बांधे हुए नाले के बीच में मिले। सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें सभी मुद्दों पर सवाल कम से कम एक समय के लिए थे। बहुत खुशी से व्यवस्था की। एंटनी हालांकि एक समय के बाद अपनी पत्नी से थकने लगे और उसके लिए आहें भरने लगे। क्लियोपेट्रा एक बार फिर उसने ऑक्टेविया को रोम में छोड़ा और पूर्व की ओर बढ़ा। साम्राज्य के उस हिस्से के मामलों में भाग लेने के ढोंग के तहत, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह अलेक्जेंड्रिया चला गया और वहां फिर से अपने पूर्व का नवीनीकरण किया। मिस्र की रानी के साथ अंतरंगता। इस पर ऑक्टेवियस बहुत क्रोधित हुआ। एंटनी के प्रति उनकी पूर्व शत्रुता, जो थी, ऑक्टेविया के दयालु प्रभाव से कुछ हद तक शांत हुआ, अब फूट पड़ा। नए सिरे से और स्वाभाविक रूप से जागृत आक्रोश की भावना से बढ़ गया था। उसकी बहन की गलतियां रोम में भी जनता की भावना बहुत मजबूती से स्थापित हो रही थी। एंटनी के खिलाफ उनका उपहास करने के लिए उनके खिलाफ लैंपून लिखे गए और
क्लियोपेट्रा और सबसे निश्चित निंदा उसके आचरण पर पारित की गई। ऑक्टेविया सार्वभौमिक रूप से प्रिय था और सहानुभूति जो हर जगह उसके लिए महसूस की गई थी, महसूस किए गए लोकप्रिय आक्रोश को बहुत अधिक बढ़ाया और बढ़ाया। उस आदमी के खिलाफ जो इतनी गहराई से ऐसी मिठास और नम्रता और गलत कर सकता है, उसके रूप में स्नेही निष्ठा। अलेक्जेंड्रिया में कुछ समय रहने के बाद और अपने कनेक्शन को नवीनीकृत करना और क्लियोपेट्रा के साथ अंतरंगता, एंटनी फिर से चले गए एशिया में समुद्र पार कर, वहां कुछ सैन्य उपक्रमों पर मुकदमा चलाने के इरादे से उसका ध्यान आकर्षित करने की मांग की। उनकी योजना जल्द से जल्द वापस लौटने की थी। उसके अभियान के उद्देश्य के बाद मिस्र को पूरा किया जाना चाहिए। उसे मिला। हालांकि वह क्लियोपेट्रा से एक अस्थायी अनुपस्थिति भी सहन नहीं कर सकता था। उसका मन उस पर और उन सुखों पर बहुत अधिक था जिनका उसने आनंद लिया था उसके साथ मिस्र में, और वह उसे फिर से देखने के लिए इतना उत्सुक था कि वह पूरी तरह से था शिविर में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अनुपयुक्त। वह डरपोक अक्षम हो गया। और क्षमा करें, और लगभग हर काम जो उसने किया वह विनाशकारी रूप से समाप्त हो गया। सेना जो अपने सेनापति की शिथिलता के कारण को अच्छी तरह समझती थी और फलस्वरूप दुर्भाग्य उनके आचरण पर बेहद क्रोधित थे, और शिविर दबी हुई फुसफुसाहटों और शिकायतों से भरा हुआ था। हालांकि एंटनी उसकी स्थिति में अन्य व्यक्तियों की तरह इन सभी संकेतों के प्रति अंधा था। असंतोष अगर उसने गौर किया होता तो शायद वह उनकी अवहेलना करता। उन्हें अंत में यह पाते हुए कि वह अपनी मालकिन नंबर से उसकी अनुपस्थिति को सहन कर सकता है। लंबे समय तक वह देश भर में सर्दियों की गहराई में मार्च करने के लिए निकल पड़े। समुद्र के किनारे उस बिंदु पर जहां उसने क्लियोपेट्रा को अपने साथ आने के लिए भेजा था। इस मार्च में सेना को अविश्वसनीय कठिनाइयों और जोखिमों का सामना करना पड़ा। जब एंटनी एक बार यात्रा शुरू करने के बाद वह आगे बढ़ने के लिए इतना अधीर था कि वह अपने सैनिकों को उनकी ताकत से अधिक तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। भालू इसके अलावा उन्हें उचित टेंट या उचित आपूर्ति प्रदान नहीं की गई थी प्रावधानों के, इसलिए वे अक्सर एक लंबे और थकाऊ काम के बाद बाध्य होते थे। दिन के दौरान मार्च पहाड़ों के बीच खुली हवा में रात में रहने के लिए, उनकी भूख को शांत करने के लिए बहुत कम साधनों के साथ और ठंड से बहुत कम आश्रय के साथ, बारिश या ड्राइविंग बर्फ के तूफान से। इस मार्च में 8,000 पुरुष मारे गए। ठंड, थकान और जोखिम से एक बड़ा बलिदान शायद पहले कभी नहीं था। एक प्रेमी की मात्र ललक और अधीरता से पहले बनाया गया। जब एंटनी तट पर पहुंचे तो वे सीदोन के निकट एक निश्चित समुद्री बंदरगाह की ओर बढ़े जहां क्लियोपेट्रा को उतरना था। उनके आगमन के समय लेकिन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा उसकी सेना बच गई थी, और जो कुछ लोग बच गए थे वे बुरी तरह से निराश्रित थे। स्थिति क्लियोपेट्रा को देखने की एंटनी की उत्सुकता और भी बढ़ गई। समय निकट आ गया। वह इतनी जल्दी नहीं आई जितनी उसने उम्मीद की थी, और इस दौरान देरी से वह प्यार और दुहक के प्रभाव में दूर होता दिख रहा था। वह था चुप, अनुपस्थित दिमाग और उदास। उसके पास आने के अलावा और किसी चीज के लिए कोई विचार नहीं था। क्लियोपेट्रा की और किसी अन्य योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह उसके लिए देखता था।
लगातार, और कभी कभी टेबल के बीच में अपनी जगह छोड़ देता। भोजन करना और अकेले किनारे पर जाना, जहां वह खड़ा होकर देखता रहेगा। समुद्र और उदास होकर अपने आप से कहता है, वह क्यों नहीं आती। शत्रुता और उपहास जो इन बातों ने उसके विरुद्ध जगाया, उस ओर से सेना के अतिवादी थे, लेकिन वह इतना पूरी तरह से मुग्ध था कि उसने अवहेलना की। उसके चारों ओर सार्वजनिक भावनाओं की सभी अभिव्यक्तियां, और उसकी अनुमति देना जारी रखा। क्लियोपेट्रा के आने के एक विचार के साथ मन पूरी तरह से तल्लीन होना। वह आखिर में पहुंची। वह कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं की एक बड़ी आपूर्ति लेकर आई, एंटनी की सेना के उपयोग के लिए, ताकि उसके आने से न केवल उसके प्यार को तृप्ति मिले बल्कि में सैन्य कठिनाइयों के संबंध में उसे एक बहुत ही आवश्यक राहत प्रदान की, जिसमें वह शामिल था। कुछ समय के बाद आनंद के भोग में बिताया जो इस प्रकार है। क्लियोपेट्रा के साथ फिर से जुड़ने के बाद एंटनी ने फिर से मामलों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनकी सरकार, जो हर महीने अधिक से अधिक निरंकुश रूप से उनकी मांग करती थी। ध्यान। उसे विभिन्न हलकों से तत्काल फोन आने लगे, जिससे वह उत्तेजित हो गया। कार्य। इस बीच ऑक्टेविया, जो प्रतीक्षा करते हुए यह सब कर रही थी। रोम में संकट और चिंता, लगातार सबसे उदास खातों को सुनना, उसके पति के मामले और उसके पति के संबंध में सबसे अपमानजनक खबरें। क्लियोपेट्रा के प्रति समर्पण, उसे बचाने के लिए एक और प्रयास करने का संकल्प लिया। उसने अपने भाई से विनती की कि वह उसे सैनिकों को बढ़ाने और आपूर्ति एकत्र करने की अनुमति दे, और फिर उसे फिर से लागू करने के लिए पूर्व की ओर बढ़े। ऑक्टेवियस ने इस पर सहमति व्यक्त की। वास्तव में उसने ऑक्टेविया को उसकी तैयारी करने में सहायता की। हालांकि कहा जा रहा है वह इस योजना में अपने विश्वास से प्रभावित था कि यह नेक प्रयास है। उसकी बहन अपने पति को पुनः प्राप्त करने में विफल हो जाएगी, और वह एंटनी की विफलता से रोमन लोगों के अनुमान में अधिक गलत किया जाएगा, पूरी तरह से और निराशाजनक रूप से पहले से कहीं ज्यादा, और इस तरह के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा। उसका पूर्ण और अंतिम विनाश। ऑक्टेविया को अपने उपक्रम के लिए अपने भाई की सहायता प्राप्त करने में खुशी हुई, चाहे जो भी हो। मकसद हो सकता है जिसने उसे इसे वहन करने के लिए प्रेरित किया हो। उसने तदनुसार लगाया। सैनिकों का एक बड़ा समूह बड़ी मात्रा में धन जुटाया, कपड़े प्रदान किए, और सेना के लिए टेंट और सैन्य भंडार, और जब सब कुछ तैयार हो गया तो वह इटली चली गई और समुद्र में डाल दिया। पहले सूचित करने के लिए अपने पति को एक दूत भेजा उसे कि वह आ रही थी। क्लियोपेट्रा अब डरने लगी थी कि वह एंटनी को फिर से खो देगी, और वह एक बार ऐसे मामलों में नियोजित सामान्य कलाकृतियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उस पर अपनी शक्ति बनाए रखें। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक का रूप धारण कर लिया। किसी गुप्त पीड़ा या दुहक के प्रभाव में वेदना। उसने कल्पना की। अक्सर आंसुओं में हैरान होना। ऐसे मामलों में वह झट से अपने आंसू पोंछ लेती और मुस्कान और अच्छे हास्य का चेहरा धारण करें, जैसे कि हर संभव प्रयास कर रहे हों। खुश रहना, हालांकि वास्तव में चिंता और शोक के भारी बोझ से दबा हुआ है। जब एंटनी उसके पास होता तो वह उसकी उपस्थिति से बहुत खुश होती और टकटकी लगाकर देखती, उस पर सबसे समर्पित प्रेम की अभिव्यक्ति के साथ। से अनुपस्थित रहने पर उसने अपना समय अकेले बिताया, हमेशा चुप और निराश, और अक्सर आंसू में, और
उसने ध्यान रखा कि गुप्त दुख और कष्ट जो उसने सहे वे हों। एंटनी को विधिवत ज्ञात किया गया और उन्हें यह समझना चाहिए कि वे सभी थे। उसके लिए उसके प्यार के कारण और उस खतरे के कारण जिसे उसने पकड़ लिया था, वह उसे छोड़ने वाला था। क्लियोपेट्रा के मित्र और गुप्त एजेंट जिन्होंने एंटनी को इन बातों की सूचना दी। इसके अलावा उसे झुकाने के उद्देश्य से उसे प्रत्यक्ष अभ्यावेदन दिया। उसके पक्ष में मन। वास्तव में उनके पास यह तर्क देने का आश्चर्यजनक दुस्साहस था। अपने प्यार की निरंतरता के लिए एंटनी पर क्लियोपेट्रा के दावे सर्वोपरि थे। ऑक्टेविया के, वह यानी ऑक्टेविया उसकी पत्नी थी, उन्होंने कहा, केवल एक के लिए। बहुत कम समय। क्लियोपेट्रा कई लोगों के लिए सबसे समर्पित रूप से उनसे जुड़ी हुई थी। साल। ऑक्टेविया ने उससे शादी की थी, उन्होंने आरोप लगाया, प्यार के आवेग में नहीं, लेकिन अकेले राजनीतिक विचारों से, उसके भाई को खुश करने के लिए और अनुसमर्थन करने के लिए और उसके साथ बनी एक राजनीतिक लीग की पुष्टि करें। दूसरी ओर क्लियोपेट्रा के पास था के तहत सबसे पूर्ण और बिना शर्त तरीके से खुद को उसके हवाले कर दिया। केवल एक व्यक्तिगत स्नेह का प्रभाव जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी। वह थी आत्मसमर्पण कर दिया और उसके लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। उसके लिए उसने अपना अच्छा खो दिया था। नाम, अपने विषयों के स्नेह को अलग कर दिया, खुद को वस्तु बना लिया। सभी मानव जाति के लिए तिरस्कार और निंदा, और अब वह अपनी जन्मभूमि को छोड़कर चली गई थी। आओ और उसके प्रतिकूल भाग्य में उसके साथ शामिल हों, यह देखते हुए कि उसने कितना किया था और पीड़ित हुआ और उसके लिए बलिदान किया। यह अतिवादी और अन्यायपूर्ण होगा। अब उसे त्यागने के लिए उसमें क्रूरता, वह इस तरह से कभी नहीं बचेगी। परित्याग, उसकी पूरी आत्मा उसमें इतनी लिपटी हुई थी कि वह सूझ जाती थी। यदि वह अब उसे त्याग दे तो दूर जाकर मर जाएगा। एंटनी अंदर की उलझनों से हद से ज्यादा व्यथित और उत्तेजित थे, जिसमें उन्होंने पाया कि वह शामिल थे। उनका कर्तव्य, उनका झुकाव शायद निश्चित रूप से, उनकी महत्वाकांक्षा और विवेक और नीति के हर हुक्म की आवश्यकता थी कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। फौरन इन जालों से दूर हो जाओ और ऑक्टेविया से मिलने जाओ। लेकिन वह मंत्र उसे बांधना भंग करने के लिए बहुत शक्तिशाली था। वह क्लियोपेट्रा के दुखों के आगे झुक गया और आंसू। उसने ऑक्टेविया के लिए एक संदेशवाहक भेजा जो इस समय तक पहुंच चुका था। एथेंस, ग्रीस में उसे और आगे न आने का निर्देश दिया। ऑक्टेविया, जो लग रहा था अपने पति के खिलाफ नाराजगी या गुस्सा करने में असमर्थ, उसने यह पूछने के लिए वापस भेज दिया कि वह क्या है। सैनिकों और धन और सैन्य भंडार के साथ क्या करना चाहिए जो वह थी लाना। एंटनी ने उन्हें ग्रीस में छोड़ने का निर्देश दिया। ऑक्टेविया ने ऐसा किया और उदास होकर अपने घर लौट आया। जैसे ही वह रोम पहुंची, उसका भाई ऑक्टेवियस, जिसका आक्रोश था, अब एंटनी की नीचता से पूरी तरह से उत्तेजित होकर अपनी बहन को यह कहने के लिए भेजा, उसे एंटनी का घर छोड़कर उसके पास आना चाहिए। एक उचित स्वाभिमान, उन्होंने कहा। उसे ऐसे आदमी की छत के नीचे रहने से मना किया। ऑक्टेविया ने जवाब दिया कि वह अपने पति का घर नहीं छोड़ेगी। वह घर उसका कर्तव्य का पद था। उसका पति जो कुछ भी करे और वह वहीं रहती। वह तदनुसार अपने पुराने घर के परिसर के भीतर सेवानिवृत्त हुए और खुद को धैर्य और में समर्पित कर दिया।
परिवार और बच्चों की देखभाल के लिए असहनीय दुर्हक। इनमें से बच्चे एंटनी का एक छोटा बेटा था जो उसके साथ शादी के दौरान पैदा हुआ था, पूर्ववर्ती फुल्विया। इस बीच जबकि ऑक्टेविया हालांकि ईमानदारी से थी, अपने पति के घर में पत्नी और मां के रूप में अपने कर्तव्यों को शोकपूर्वक पूरा कर रही है। रोम एंटनी खुद क्लियोपेट्रा के साथ अलेक्जेंड्रिया गए थे और थे वहां एक बार फिर अपने आप को दोषी सुख के जीवन के लिए छोड़ देना की महानता। इस सुंदर और समर्पित पत्नी ने जो मन दिखाया उसने मन को आकर्षित किया, सभी मानव जाति की प्रशंसा। हालांकि इसने एक अन्य प्रभाव उत्पन्न किया जो ऑक्टेविया था, घोर निंदा की होगी। इसने एक मजबूत और सार्वभौमिक भावना जगाई, उस अयोग्य वस्तु के प्रति आक्रोश जिसके प्रति यह असाधारण है। उदारता प्रदर्शित की गई। इस बीच एंटनी ने खुद को क्लियोपेट्रा के प्रभाव के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया और नियंत्रण और रास्ते में पूर्व में रोमन साम्राज्य के सभी मामलों को प्रबंधित किया। उसकी वृद्धि और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त उसने अलेक्जेंड्रिया को अपना बना लिया। राजधानी वहां विजय का जश्न मनाया, एशिया में आडंबरपूर्ण अभियानों की व्यवस्था की और क्लियोपेट्रा और उसकी ट्रेन के साथ सीरिया उपहार के रूप में उसके पूरे प्रांत दिए और अपने दो बेटों अलेक्जेंडर और टॉलेमी के दौरान पैदा हुए बच्चों को ऊंचा किया। उसके साथ अपने पहले परिचित की अवधि, सर्वोच्च पद के पदों पर और स्टेशन अपने स्वयं के स्वीकृत पुत्रों के रूप में। इनके और इसी तरह के परिणाम एंटनी के चरित्र और स्थिति के लिए रोम के उपाय घातक थे। ऑक्टेवियस रोमन सीनेट और लोगों को हर बात की सूचना दी और एंटनी को बनाया। कुशासन और उसके विभिन्न दुराचारों की जमीन सबसे भारी है। उसके खिलाफ आरोप। एंटनी ने इन बातों को सुनकर अपने एजेंटों को भेजा, रोम और ऑक्टेवियस के खिलाफ आरोप लगाए, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप हैं। कोई फायदा नहीं हुआ। जनता की भावना बहुत मजबूत थी और उन्होंने उसके खिलाफ फैसला किया। राजधानी और ऑक्टेवियस युद्ध की तैयारी करने लगे। एंटनी ने महसूस किया कि उन्हें अपना बचाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्लियोपेट्रा ने प्रवेश किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने बड़ी लगन के साथ योजनाएं बनाईं। एंटनी करने लगे, सैनिकों को लेवी करें और गैलियों और युद्ध के जहाजों को इकट्ठा करें और सुसज्जित करें और बनाएं। सभी पूर्वी प्रांतों से धन और सैन्य भंडार की मांग और साम्राज्य। क्लियोपेट्रा ने मिस्र के सारे संसाधन उसके अधिकार में कर दिए। उसने सुसज्जित किया। उसके लिए अपार धनराशि और अनाज की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति के साथ, जिसे उसने इस प्रयोजन के लिए घाटी की घाटी में अपने प्रभुत्व से प्राप्त किया था। नील। इस प्रकार प्रदान किए गए अपार आयुध के विभिन्न प्रभाग के लिए इफिसुस में मिलने का आदेश दिया गया था, जहां एंटनी और क्लियोपेट्रा थे। उनकी अगवानी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब उनकी व्यवस्था हो जाए तो वे वहां से चले जाएं। मिस्र पूरा हो गया था और वे अभियान शुरू करने के लिए तैयार थे। जब इफिसुस से रवाना होने वाले अभियान के लिए सभी तैयार थे तो यह एंटनी का था। निर्णय की क्लियोपेट्रा के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि वह मिस्र लौट जाए और उसे छोड़ दे। अकेले ऑक्टेवियस से मिलने के लिए बेड़े के साथ आगे बढ़े। हालांकि क्लियोपेट्रा थी, दूर नहीं जाने का संकल्प लिया। उसने एंटनी को उसके हाल पर छोड़ने की हिम्मत नहीं की। डर है कि किसी न किसी तरह से उसके और उसके बीच शांति स्थापित हो जाएगी।
ऑक्टेवियस, जिसके परिणामस्वरूप वह ऑक्टेविया में लौट आया और उसे छोड़ दिया। तदनुसार उसने रिश्वत देकर एंटनी को अपने साथ बनाए रखने के लिए मनाने का प्रयास किया। उनके मुख्य परामर्शदाता ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी। उसके परामर्शदाता का नाम कैनेडियस था। कैनेडियस क्लियोपेट्रा के पैसे प्राप्त करने के बाद भी उसने होने का नाटक किया। उनकी सलाह में पूरी तरह से उदासीन एंटनी को प्रतिनिधित्व किया कि यह नहीं होगा। क्लियोपेट्रा को दूर भेजने और उसे सभी भागीदारी से वंचित करने के लिए उचित युद्ध की महिमा, जब वह इसके खर्च का इतना बड़ा हिस्सा चुका रही थी। इसके अलावा सेना के एक बड़े हिस्से में मिस्र के सैनिक शामिल थे जो करेंगे। यदि क्लियोपेट्रा उन्हें छोड़ देती है और करेगी तो निराश महसूस करते हैं। संभवत संघर्ष में बहुत कम कुशलता से कार्य करते हैं, जितना कि वे अनुप्राणित होने पर करेंगे। उनकी रानी की उपस्थिति। तब इसके अलावा क्लियोपेट्रा जैसी महिला नहीं थी। माना जाता है जितनी महिलाएं होंगी, एक शर्मिंदगी और एक स्रोत। एक सैन्य अभियान की देखभाल जिसमें वह शामिल हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही कुशल परामर्शदाता। और इसकी सहायता करें। उसने कहा वह एक बहुत ही दूरदर्शी, ऊर्जावान और शक्तिशाली रानी थी। सेनाओं की कमान और राज्य के मामलों के प्रबंधन के आदि और अभियान के संचालन में उसकी सहायता से बहुत उम्मीद की जा सकती है। भौतिक रूप से इसकी सफलता के लिए इस तरह के अनन्य विनय से एंटनी आसानी से जीत गए और यह काफी लंबा था। तय किया कि क्लियोपेट्रा को उसके साथ जाना चाहिए। एंटनी ने तब बेड़े को सामोस द्वीप की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया। यहाँ है। लंगर में लाया गया और कुछ समय के लिए रुका रहा के आने की प्रतीक्षा में, नए पुनर्प्रवर्तन और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए। एंटनी जैसे जैसे वह अपनी बर्बादी के कगार पर पहुंचता गया, जैसे जैसे वह और अधिक दीवाना होता गया, अपना समय बिताया जबकि अभियान समोस में रहा, अपनी योजनाओं को परिपक्व करने में नहीं। और जो जबरदस्त संघर्ष था उसके लिए अपनी व्यवस्था को पूरा कर रहा था। आ रहा है, लेकिन उत्सवों, खेलों, लीला क्रीड़ाओं और हर प्रकार के दंगे और में अघुलनशील अतिरिक्त। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं है। पुरुष लगभग हमेशा जब एक में उसके जैसी स्थिति, कुछ में खुद को बचाने के समान साधनों के लिए उड़ान भरती है। छोटी डिग्री पछतावे की पीड़ा से और पूर्वाभास से जो खड़े हैं, डराने और हर पल उन्हें पीड़ा देने के लिए तैयार, जिसमें ये उदास दर्शक हैं, नशे और मौजमस्ती से दूर नहीं होते। कम से कम एंटनी को तो यही लगा। तदनुसार खिलाड़ियों, तंबलरों, मूर्खों, विदूषकों और की एक विशाल कंपनी माउंट बैंक को समोस में इकट्ठा होने और खुद को समर्पित करने का आदेश दिया गया था। एंटनी के दरबार के मनोरंजन के लिए सभी उत्साह। द्वीप एक सार्वभौमिक दृश्य था, हंगामा और मस्ती का। ऐसे उत्सवों और प्रदर्शनों से लोग चकित होते थे, पूरी तरह से अनुपयुक्त, जैसा कि वे उन्हें इस अवसर के लिए मानते थे। अगर ऐसे हैं आनंद, उन्होंने कहा, जो युद्ध में जाने से पहले एंटनी मनाते हैं, क्या वह अपनी वापसी पर उत्सव मनाएगा? अगर वह अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए काफी खुश है, वह जीत हासिल करेगा। कुछ समय बाद एंटनी और क्लियोपेट्रा परिचारकों की एक शानदार ट्रेन के साथ रवाना हुए।